क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे निकालते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। बेसिकली 3 तरह की रिएक्शंस होती है। पहली है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट टाइम और विद लेस देन नैनोसेकंड, यानी ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से प्रोसीड करती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। इसका एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किससे करा दें? सोडियम क्लोराइड से करा दें, तो क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा और क्या बनेगा साथ में? सोडियम नाइट्रेट। तो ये किसका एग्जांपल है? फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरी रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कई दिनों, महीनों या कई सालों में जाकर कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन किसके एग्जांपल है? स्लो रिएक्शन के। एंड थर्ड रिएक्शन क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन है जो बहुत तेजी से होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन, और कुछ बहुत ज्यादा समय लगाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्लो रिएक्शन। इसलिए हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीरे होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। क्या है इसका एग्जांपल? है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये किस में टूटेगा? H2O और O2 में। और इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर O11। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें किसका? ग्लूकोज का। तो एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है हमें? फ्रक्टोज का। ये क्या है? ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये 3 तरह की रिएक्शंस हैं। एक है फास्ट रिएक्शन, एक है स्लो, और तीसरी क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन है द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज ए क्या है? रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में। बी क्या है? प्रोडक्ट। सपोज T1 टाइम पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? A1, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? B1। और टाइम T2 पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? A2, और बी की B2। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम मींस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इसके लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं? इसके लिए रेट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है? यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए बराबर हो जाएगी किसकी? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन जो क्या है? A2
माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, वो क्या है A1 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम T2 माइनस T1। तो ओवरऑल इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसी तरह से प्रोडक्ट B के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो जाएगी, तो B क्या है, एपियर हो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ B बराबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम इंटरवल। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल B अपॉन डेल्टा T। चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ क्या साइन लगाया है, नेगेटिव। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, इसीलिए यहाँ पे कैसा साइन आया है, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि रेट नेगेटिव है, नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लिखते हैं जो ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखें तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, जिसमें पहला क्या है, एवरेज रेट। क्या होती है ये, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज रेट। जब हम लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम एक इक्वेशन ले लें, जैसे ए क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट है, उससे हमें क्या मिल रहा है, बी प्रोडक्ट। तो ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट क्या हो जाएगी, रेट लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज रेट हम ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जब हम लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं या एवरेज रेट लिखते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा का यूज करते हैं। इसी तरह से दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होती है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब जब हम वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, एक इक्वेशन ले लेते हैं, ए से क्या मिल रहा है हमें, पी। तो ए के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू डी ए ओवर डी टी। वहां एवरेज रेट के रेस्पेक्ट में हमने क्या लिया था, डेल्टा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में बस हम क्या चेंज कर देते हैं, डेल्टा की जगह हम क्या ले लेंगे, स्मॉल डी। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है, जब लार्ज कंसंट्रेशन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट, और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर या वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। क्लियर। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा और घटा सकता है और रिएक्शन के एंड में जैसा था वैसा ही हमें वापस मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। मोस्टली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसे हम प्रमोटर कहते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं।
क्लियर। फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया। किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में और किसी में हम क्या लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कैटालिस्ट वाली रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड फॉर्म वाले कैटालिस्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पाउडर कैटालिस्ट का सरफेस एरिया सॉलिड कैटालिस्ट के एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया की भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। बहुत सी रिएक्शन होती हैं जिनके कंप्लीशन में क्या है, रेडिएशन जैसे सनलाइट की जरूरत होती है। ऐसी रिएक्शंस में रेडिएशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, लोमा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reactant in which each concentration term raised to the power of their stoichiometric coefficient। इसे इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि अगर हम किसी इक्वेशन के लिए रेट लिखना चाहें तो उसे कैसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट है A जिसका 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है P। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो क्या होगी, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B। क्योंकि B के कितने मोल्स हैं, 2, तो B का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो क्या होगा, R बराबर K कंसंट्रेशन A, क्या हो जाएगा B स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन के लिए रेट हो जाएगी। अगर A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, 1 के, तो क्या होगा, इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, R इक्वल्स टू K 1 और ये क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा किसके, K के, और K क्या है, रेट कांस्टेंट। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी या 1 मोल पर लीटर होगी तो किसी रिएक्शन की रेट उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर हम बात करें K की यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की यूनिट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम K की यूनिट लिखें किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए, तो क्या हो जाएगी, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस n, n की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 0 ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखे तो क्या होगा, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 और ये क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो K बराबर किसकी हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, K की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसमें पहला पॉइंट है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन गिव्स आइडिया ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है इस बात का, रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी, या ये कहें कि रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। मतलब अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन काफी फास्ट है। सेकेंड पॉइंट है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है
rate constant of reaction does not depend on concentration of the reactant. Means जो rate constant है वो reactant की concentration पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लें, रेट कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर?